अबाउट द कंडीशन ऑफ द वुमेन। अब जो औरतें जो थी काफ़ी परेशान थी, काफ़ी दुखी थी, क्योंकि उन्हें राइट्स नहीं मिले थे, राइट टू वोट भी नहीं मिला था, पहले की तरह ही सेम था। तो उन्होंने भी क्या किया, अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना। वुमेन्स ने फ्रेंच सिटीज़ में 60 से भी अधिक क्लब बनाए, जिसमें मोस्ट फेमस क्लब जो था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। और उनकी मेन डिमांड थी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि उन्हें राइट टू वोट मिलना चाहिए और दूसरी जो पॉलिटिकल ऑफिस है वहाँ पर भी प्लेस मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो न्यू गवर्नमेंट बनी थी उनसे काफ़ी होती थी। लेकिन जब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें औरतों की कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होगी, उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाने लगा और उन्हें किस में रख दिया, पैसिव सिटीजन्स में रख दिया था। स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं है कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी थी उसने औरतों को कोई अधिकार नहीं दिया। यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, यानी कि स्टेट स्कूल्स ओपन किए गए थे और लड़कियों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी कि सभी गर्ल्स को एजुकेशन गेट करनी चाहिए। फोर्स मैरिज वॉज एबोलिश, फोर्स मैरिज को अबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि पहले क्या था, जबरदस्ती लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। मैरिज वॉज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, कंस्टेंट हो गया था कि लड़कियों की रजामंदी से ही शादी होगी अंडर द सिविल लॉ। डिवोर्स को लीगल कर दिया गया था। दोनों, पहले क्या होता था फ्रेंच सोसाइटी में कि जो केवल मैन थी उन्हें डिवोर्स करने का अधिकार था, अब दोनों ही मैन और वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते थे। जॉब ट्रेनिंग दी गई औरतों को। पहले क्या था, केवल वो एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट्स ही वर्क करती थी, फ्लोरिस्ट का, सीमिस्ट्रेस, ये सब मैंने आपको बताया था। लेकिन अब वो क्या, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकती थी और आर्टिस्ट वगैरह भी बन सकती थी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने औरतों के लिए कुछ काम किए थे। क्या क्या किया था, कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, फोर्स मैरिज वॉज एबोलिश्ड, मैरिज एक लीगल लॉ बना दिया गया था, डिवोर्स वॉज मेड लीगल, और दूसरी लास्ट जॉब ट्रेनिंग दी गई थी। ये 5 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि यदि औरतों को अधिकार नहीं दिए गए थे वो क्या थे, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के, जिसके लिए औरतें जो थी कंटिन्यू स्ट्रगल कर रही थी। अब उसमें जितनी भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई या रेन ऑफ टेरर की रॉबर्टस्पायरे की गवर्नमेंट आई, किसी में भी औरतों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रही थी। बल्कि रॉबर्टस्पायरे की जब रेन ऑफ टेरर था, रॉबर्टस्पायरे की गवर्नमेंट थी क्योंकि उस टाइम पर, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स थे वो सब बंद करा दिए थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बैन कर दी थी, और जितनी भी प्रोमिनेंट औरतें थी यानी कि क्लब्स की जो लीडर होती थी उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था, और दूसरी सबसे बुरी बात जो थी वो थी उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जो वुमेंस थी वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस के लिए। और ये जो फाइट्स थी वुमेंस सफ्रेज की 200 सालों तक चली। फाइनली 1946 में जाकर वुमेंस को राइट टू वोट मिला था फ्रांस में। और ये हम सबसे अच्छी बात यह है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो औरतों को पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे, उन्हें राइट टू वोट दिया गया था। और जो ये सभी जगह पर, सभी प्लेसेस पर, जो चाहे वो बेल्जियम है, यूएस है या चाहे इंडिया है, ये जो मूवमेंट हो रहा था ये एक इंटरनेशनल सफ्रेज मूवमेंट था, क्योंकि सभी औरतें जो थी वो पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी और राइट टू वोट चाहती थी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने औरतों की बात कर ली, रॉबर्टस्पायरे की गवर्नमेंट की बात कर ली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब हाउ अबोलिशन ऑफ स्लेवरी बिकम पॉसिबल इन फ्रांस। अब हम स्लेवरी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि स्लेवरी क्या होता है। नाउ विल टॉक अबाउट स्लेव ट्रेड। हम स्लेव ट्रेड के बारे में बात करते हैं। कॉलोनीज इन द कैरिबियन कॉलोनीज सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलोनीज क्या होती हैं। जब कोई भी पावरफुल देश किसी छोटे देश पर अपना कब्जा जमा लेता है तो वो उसकी कॉलोनीज कहलाता है। जैसे अगर जो हम पूरी दुनिया में बात करें तो वो यूरोप जो था काफ़ी पावरफुल था अपने आप में, और यूरोप में भी ब्रिटेन ने क्या किया था, छोटे छोटे देशों पर अपना कॉलोनीज बना ली थी। और आपने कभी थिंक किया है कि सभी प्लेसेस पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा क्यों बोली जाती है, क्योंकि जिस प्लेस पर भी ब्रिटेन अपना कब्जा करता था तो वो वहाँ पर इंग्लिश को ही प्रमोट करते थे। जैसे इवन अमेरिका में भी इंग्लिश ही बोली जाती है, तो इसीलिए सभी प्लेसेस में मोस्टली इंग्लिश ही बोली जाती है। अब जो पहले जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस, जर्मनी, ये जो फाइट करते थे ये ज़्यादातर रिसोर्सेज की लड़ाई होती थी, जैसे टोबैको था, इंडिगो, शुगर, कॉटन, कॉफ़ी, इन सब के लिए।
अब जो यूरोपियन जो थे वो काफ़ी क्लेवर थे, वो खुद तो वर्क करते नहीं थे, बैठे बैठे अपना चाय पीते रहते थे, और वो वहाँ के जो लोग होते थे उनसे वर्क कराते थे और डिस्टेंट प्लेसेस पर भेजते थे। जैसे अमेरिका में उन्होंने अपना कब्जा जमाया तो वहाँ पर वो लेबर भेजते थे। तो मे बी आपको समझ में आ रहा होगा ट्रायंगल ट्रेड कैसे होता था। इस तरह से जो यूरोप था वो स्लेव ट्रेड करता था। यहाँ पर हम फ्रांस की बात करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर में फ्रांस ही है। फ्रांस में जो पावरफुल लोग थे वो क्या करते थे, अफ्रीका जाते थे बड़े बड़े शिप्स लेकर। फ्रांस में 2 पोर्ट्स थे, बॉर्डोक्स और नांतेस। वहाँ से वो अफ्रीका जाते थे गन्स वगैरह लेकर और वहाँ के लोगों को डराते थे, धमकाते थे। और वहाँ पर टेक्नोलॉजी तो इतनी हाई नहीं थी और उनसे कहते थे कि हम तुम्हें गोली से मार देंगे। समटाइम ऐसा होता था कि वो कुछ लोगों को मार भी देते थे। तो वहाँ से वो उन लोगों को टाइटली पैक करके, और 3-3 महीने की यात्रा होती थी, लंबी यात्रा, उन्हें टाइम पर खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते, थोड़ा बहुत दे देते थे और उन्हें बांध कर ले आते थे और फिर उसके बाद वो प्लांटेशन ओनर्स को उन्हें बेच देते थे। अब ये जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो कहाँ के थे, प्लांटेशन ओनर्स थे अमेरिका के। इस तरह से फ्रांस के लोग अफ्रीका से, अब जो यूरोपियंस थे उन्होंने 2 जगह अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी। कहाँ कहाँ, अफ्रीका में एंड अमेरिका में। यानी कि प्लांटेशन वर्क उनका जो खेती थी वो कहाँ थी, अमेरिका में थी, और स्लेव्स कहाँ से लाए जाते थे, अफ्रीका से। तो इस तरह से ये ट्रायंगुलर ट्रेड था और स्लेव्स को उनका एक्सप्लोटेशन किया जाता था। और जो यूरोपियन में जिन चीज़ों की डिमांड थी उसके लिए इन स्लेव्स का यूज़ होता था। और यदि हम स्लेवरी के एंड की बात करें कि स्लेवरी का एंड कब हुआ था, ये होता जैकोबिनिज्म में। 1794 में जो कन्वेंशन गवर्नमेंट थी उसने सभी ओवरसीज़ स्लेव्स को फ्री कर दिया था। लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस किया था और फाइनली 1848 में स्लेवरी को फ्रेंच कॉलोनी से एबोलिश कर दिया गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। 1794 में जैकोबिनिज्म ने या कन्वेंशन गवर्नमेंट ने क्या किया, स्लेव्स को फ्री कर दिया था। लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे रीइंट्रोड्यूस किया था और फाइनली 1848 में स्लेवरी को अबोलिश कर दिया गया था फ्रेंच कॉलोनीज से। अब बात करते हैं आफ्टर रेवोल्यूशन लोगों की लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन एवरीडे लाइफ। जैसे हमारा इंडिया था, इंडिया में आफ्टर फ्रीडम लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिल गए थे, राइट टू वोट मिला था। लेकिन उन लोग, और हम लोग खादी वगैरह पहनने लगे थे। लेकिन उन लोगों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी थे और इक्वालिटी का वो एवरीडे लाइफ में सब लोग प्रैक्टिस करने लगे थे। सेंसरशिप अबॉलिश कर दी गई थी, यहाँ पर सेंसरशिप है। दूसरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल गई थी, जो नेचुरल राइट्स में आ गया था, जो उनके लिए एलिजिबल थे। दूसरी, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गई थी, कोई राजा के फेवर में लिखना चाहता था राजा के फेवर में लिखो, कोई अगेंस्ट लिखना चाहता था अगेंस्ट लिख सकता था, कोई प्ले लिखना चाहता था प्ले लिखो, सॉन्ग्स लिखना चाहता है सॉन्ग्स लिखो, कोई भी फेस्टिव प्रोसीजन है और कुछ लोगों को वो अट्रैक्ट करना चाहता है तो वो कर सकता था। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आए थे। अब बेटा मैं यहाँ आपको टाइमलाइन दे रही हूँ, आप उसे रीड कर लेना। और इस तरह से अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन।